बच्चे लास्ट क्लास में हमने देखा था करंट के अबाउट, चार्ज के अबाउट, चार्ज से करंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर करंट से चार्ज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देन उससे रिलेटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजों को सीखा था। जैसे बहुत सिंपल, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, डी क्यू अपॉन डी टी हमने यूज किया था। ठीक है, आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीबीआई मैंने पहले ही लिख दिया है बोर्ड के हिसाब से। टॉपिक का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। उससे पहले ना एक बार वापस रिकैप करते हैं कि थर्मल वेलोसिटी या थर्मल स्पीड, तो पहले थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में देख लेते हैं। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन ये पहले से सिखाया था मैंने। थर्मल ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले लेक्चर में देखा था। ये जस्ट बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी होता है और उसकी स्पीड अराउंड 10⁵ टू 10⁶ मीटर पर सेकेंड के बीच वैरी करती थी। ये लास्ट में सिखाया था, कैसे फॉर्मूला को रिलेट करके भी बताया था। ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ड्यू टू थर्मल एनर्जी, ड्यू टू थर्मल एनर्जी। अब उसमें अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनका मोशन रैंडम होता है, ये भी सिखाया था। तो उस टाइम में एवरेज जो वेलोसिटी होती थी ड्यू टू थर्मल एनर्जी, किसके कौन से बच्चे, ड्यू टू थर्मल एनर्जी, जो एवरेज वेलोसिटी निकालते थे u1 प्लस u2 प्लस u3 डैश डैश टू un डिवाइडेड बाई n, इसकी वैल्यू कितनी आती थी बच्चे, 0। क्यों आती थी 0? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता था कैसा होता था, रैंडम। कोई इधर जाता था, कोई इधर आता था, कोई इधर आता था। और वेक्टर क्वांटिटी में पता है, एक इधर जाए और एक इधर आए, नेट वैल्यू क्या दिखती है, 0। ठीक है, सो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हुई। अब बात करते हैं क्या सिंगल इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी 0 होता है ड्यू टू थर्मल एनर्जी। ये तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का हुआ। अभी सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो अभी थोड़ा देखते हैं फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनना, ये एटम है, एटम में सेंटर में प्लस और ये क्या हो गया, माइनस। जैसे इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ इधर से निकला, तो अभी जो यहाँ पे प्लस रहा और ये तो बेचारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। उस टाइम में इस इलेक्ट्रॉन को बच्चा बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन और इसको बोलते हैं आयन, पॉजिटिव आयन। इसको क्या बोलते हैं, आयन। तो सोचो कि अगर एक कंडक्टर लेते हैं तो इसमें एक आयन होंगे कि बहुत सारे होंगे, आंसर है बहुत सारे आयन्स भी होंगे और बहुत सारे यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। अब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के मोशन की हम बात करते हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का तो पता चल गया। अब एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो जैसे थर्मल एनर्जी मिलेगा, थर्मल एनर्जी से वो तुरंत भागा। जैसे थर्मल एनर्जी से भागा तो सपोज रैंडम मोशन लिया तो वो जाके इसको कोलाइड कर गया, कहीं पे भी जा सकता है। जैसे इस प्लस वाले को कोलाइड किया तो क्या जरूरी है कि अभी भी सीधा जाए, आंसर है नहीं। वो तुरंत कोलाइड होने के बाद इधर आके इसको कोलाइड मारा, इसको कोलाइड होने के बाद इधर जाके इसको कोलाइड मारा, इधर आने के बाद इसको जाके इधर कोलाइड मारा। मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन का, सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन का ड्यू टू थर्मल एनर्जी जो मोशन हो रहा है पर्टिकुलर एक इंस्टेंट पे, किसी एक क्षण टाइम पे, स्मॉल टाइम पे सीधा दिख सकता है, लेकिन फॉर सर्टेन टाइम इंटरवल वो रैंडम मोशन दिख रहा है। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो उसका मोशन सीधा नहीं दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, रैंडम दिख रहा है। तो उस टाइम में उसी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, किसकी, सिंगल इलेक्ट्रॉन की, वो एवरेज जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, 0 फॉर सर्टेन टाइम इंटरवल। तो आपको ध्यान रखना है बच्चे, एवरेज वेलोसिटी सारे इलेक्ट्रॉन की भी 0 होती है, थर्मल की बात कर रहे हैं ड्यू टू थर्मल एनर्जी, और एक सिंगल भी इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। स्पीड नहीं 0 होती है, स्पीड इतनी होती है, वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, सो ये अभी जो बात किए वो है थर्मल एनर्जी के कॉज से, मतलब थर्मल स्पीड की बात कर रहे थे। किसकी स्पीड, इलेक्ट्रॉन की। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट क्या होता है, ड्रिफ्ट का मतलब पानी जब ड्रिफ्ट होता है इसका मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। यहां पे भी इलेक्ट्रॉन का क्या होने वाला है, ड्रिफ्ट होने वाला है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह घिसटते मतलब घसकते किधर जाएगा, आगे जाएगा। तो वही ड्रिफ्ट हमें देखना है कि एग्जैक्टली ड्रिफ्ट
क्या होता है। तो इससे पहले हमने देखा था बच्चे कि अगर आइसोलेटेड कंडक्टर रहे, फॉर आइसोलेटेड कंडक्टर मतलब एक सिंगल कंडक्टर होता था, याद करो लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था, फिर भी नहीं समझ में आया लास्ट क्लास देखना। अगर यहां एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डालते हो किसी भी कंडक्टर के पास में, तो इधर वाला पॉजिटिव हो जाता है और इधर वाला क्या हो जाता है, नेगेटिव। तुरंत यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड होता है, तुरंत इनके बीच में क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड होता है, जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते थे बच्चे, प्लस टू माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ऑलरेडी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस साइड में। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या लिखते थे बच्चे, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड की वैल्यू क्या होती थी, 0। मतलब आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितना होता था, 0। लेकिन अब क्या किया, एक कंडक्टर लिया और उस कंडक्टर को ना बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अभी क्या किया, वायर के थ्रू हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये V रहा, ये प्लस और ये माइनस। जैसे ये बड़ा वाला प्लस रहा, इसको हाई कर दिया मतलब पॉजिटिव कर दिया, और इसको क्या कर दिया, लो। तुरंत प्लस टू माइनस, ये प्लस और माइनस के कॉज से यहाँ एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड हुआ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस टू माइनस बैटरी के कॉज से यहाँ पे डेवलप्ड हुआ। क्या यहां पे भी अंदर में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड होगा या नहीं होगा? जैसे कि यहां पे देखो, इस केस में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में इंड्यूस्ड हुआ है। क्वेश्चन है क्या इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन को एक्यूमुलेट होने के लिए हमने छोड़ा ही नहीं, हमने वायर बना दिया ना, क्लोज लूप बना दिया। जैसे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन भागने लगेगा, तो यहां पे रुकेगा ही नहीं, ना ही इलेक्ट्रॉन रुकेगा ना ही प्रोटॉन रुकेगा। तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, मूवमेंट होना स्टार्ट होगा। मूवमेंट होना स्टार्ट होगा, इट मींस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी बच्चे, 0। अगर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हुई, इसका मतलब कंडक्टर के इनसाइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, ई एक्सटर्नल के बराबर हो गई। क्या हो गई, ई एक्सटर्नल के बराबर हो गई। क्योंकि इस केस में जब वायर हमने यूज किया ना, तब इलेक्ट्रॉन को भागने का मौका मिला, उसके कॉज से ई इंड्यूस्ड की वैल्यू जो यहाँ पे अपोज हो रहा था, उल्टा लग रहा था, उसकी वैल्यू 0 हो गई। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसके इक्वल टू हो गई, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल टू। ठीक है। अब इस केस में जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता था, लास्ट क्लास में बताया था, इस केस में जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉज से नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भाई यहां पे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन का मोशन जो मैंने यहां दिखाया था, वो किसके कॉज से होता था, ड्यू टू थर्मल एनर्जी। मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन का मोशन ड्यू टू थर्मल एनर्जी, और यहां पे जब मोशन होगा तो देखो वापस से ले लेते, ये प्लस माइनस बहुत सारे, प्लस मतलब आयंस के बारे में दिखा रहा हूं बच्चे, ठीक है, गड़बड़ मत करना। प्लस मतलब आयंस और माइनस मतलब क्या ले लेते हैं बच्चे, इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, ये बहुत सारे हैं, ठीक है, यहाँ पे प्लस ले लिए। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा वो किसके कॉज से होगा, सोचो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉज से या थर्मल एनर्जी के कॉज से या दोनों के कॉज से? तो आंसर है दोनों के कॉज से। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और यहाँ पे थर्मल एनर्जी भी प्रेजेंट है। थर्मल एनर्जी तो वैसे भी हमारे आसपास होता है, रूम टेम्परेचर पे 300 केल्विन या 27 डिग्री सेल्सियस। तो होगा क्या, ध्यान से सुनना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉज से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉज से यहां पे इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉज से क्या लगेगा, फोर्स। और वो फोर्स किधर लगेगा, तो फील्ड अगर इधर है तो फोर्स उल्टा लगेगा, सबको पता है। प्लस वाला माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट। मतलब फील्ड इधर है तो फोर्स किधर लगने वाला है, इधर। तो उसी को मैं यहाँ पे अलग से दिखाता हूं, अच्छे से देखना इसको बच्चे। मैं रब कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो या एक बार उसको पॉज करके लिख लेना, ठीक है। सो मैं इसको रब कर रहा हूं। अब बात करते हैं कि ठीक है, जैसे ऐसा केस हुआ, मतलब इसी पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं, तो इस टाइम में जो कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन था, एक कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन का लेके चलते हैं, बाद में सबसे रिलेट करेंगे, हाँ। सो इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगा, जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बच्चे, इस साइड है, तो जो फोर्स लगा वो इधर लगेगा।
और उस इलेक्ट्रिक फोर्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी बच्चे, Q इंटू ई। कितना होगा बच्चे, Q इंटू ई। और यही इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या करने की ट्राई करेगा, एक्सेलरेट कराने की ट्राई करेगा। यही इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड के कॉज से जो फोर्स लग रहा है वो क्या कराने की ट्राई करेगा, एक्सेलरेट कराने की ट्राई करेगा। तो उस टाइम में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, तो F इक्वल टू हमें पता है ml, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज E ले लेते हैं और मास कितना ले लेते हैं m। तो उस टाइम में जो फोर्स की वैल्यू है कितनी है, Q इंटू ई, मतलब E इंटू ई, और m इंटू क्या लिख दिया बच्चे, A। अगर वेक्टर के फॉर्म में लेते हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे माइनस ई लिखना पड़ेगा। माइनस क्यों, क्योंकि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से उल्टा है। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, माइनस ऑफ ई बाई एम। ये एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का हुआ किसके कॉज से, थर्मल स्पीड के कॉज से, थर्मल एनर्जी के कॉज से, या इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉज से। तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉज से। इस इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा ना, वो उसका एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, या जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचा है उसके कॉज से एक्सेलरेशन होगा, एंड दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ई बाई एम। ठीक है, यहां तक कोई भी डाउट नहीं है। अब सोचो, ध्यान से सोचना, हम डेरिवेशंस पे यहां पे धीरे धीरे प्रोसीड कर रहे हैं। अब हुआ ये कि यहां पे थोड़ा सा और देखते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जब इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, ध्यान से सुनना, जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेगा तो स्टार्टिंग में इसके पास थर्मल एनर्जी होगा। कौन सा एनर्जी होगा बच्चे, थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी के कॉज से इलेक्ट्रॉन बहुत ही हाई स्पीड से मूव करेगा। क्या होगा, फिर से देखो, जैसे इसके पास थर्मल एनर्जी आया, पहले तो थर्मल एनर्जी रूम टेम्परेचर पे रहेगा ही ना, बैटरी से सप्लाई करने के बाद तो बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड आया कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के बाद, लेकिन इनिशियली जो इलेक्ट्रॉन भागेगा किसके कॉज से भागेगा, थर्मल एनर्जी के कॉज से। और वो जरूरी नहीं कि इधर ही भागे, मतलब फोर्स किधर लगने वाला है, तो चेक करो, फोर्स तो उधर लगने वाला है, फोर्स इसी इलेक्ट्रॉन पे किधर लगने वाला है, इधर, लेकिन इनिशियल थर्मल एनर्जी के कॉज से किधर भागेगा, आंसर है किधर भी भाग सकता है। तो लेट कि इनिशियल थर्मल एनर्जी के कॉज से वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर भागा, इनिशियल थर्मल एनर्जी के कॉज से इलेक्ट्रॉन इधर भागा, जैसे उसको ड्राम से कोलाइड किया, इससे कोलाइड किया, जैसे कोलाइड किया वैसे इसके पास देखो, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तुरंत क्या लगाएगा बच्चे, फोर्स लगाएगा। अब फोर्स लगाएगा तो वो किधर लगाएगा, इधर। तो जैसे ड्राम से हुआ तो इसकी स्पीड क्या हुई, कम हुई। ध्यान से सुनना, जैसे ये भागा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट करेगा, लेकिन उससे पहले ये कोलाइड हो गया। जैसे कोलाइड हुआ तो अब जो जाएगा वो किधर जाने की ट्राई करेगा, सीधा, लेकिन सीधा गया नहीं, क्योंकि इस पे क्या हो गया, कॉलिजन हो गया। जैसे कॉलिजन हुआ तो सपोज इसके कॉलिजन के बाद वो ड्राम से यहां पे कोई पार्टिकल है, इसको मार दिया, सही है। उसके बाद जो कॉलिजन हुआ, फिर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको ट्राई करेगा सीधा लाने की, इलेक्ट्रिक फील्ड ट्राई करेगा सीधा लाने की, लेकिन थर्मल एनर्जी जो है ना, उससे उसकी स्पीड बहुत ज्यादा रह रही है, इसीलिए बहुत ही कंट्रोल में नहीं आ रहा है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंट्रोल में ये इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, इसीलिए इधर उधर भाग रहा है। लेकिन इधर उधर कोलाइड होने के बाद भी नेट जो मूवमेंट दिखेगा वो किधर दिखेगा, तो -2 + के अलोंग। मतलब सोचो, इधर से कोलाइड होने के बाद वो इधर चला गया, इधर चला गया, ठीक है, इधर से कोलाइड होने के बाद सपोज यहां पे आ गया, स्टिल यहां पे आने के बाद भी, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आने के बाद भी फोर्स तो इधर ही नेट लग रहा है, तो नेट जो शिफ्टिंग दिखेगी वो यहां से पहले यहां था और अभी यहां आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग इतना इस डायरेक्शन में हुआ और यहां से यहां हुआ। तो चेक करो क्या मैं बोल रहा हूं, स्पीड अभी भी अलग अलग हो रही है, स्पीड अभी भी अलग अलग हो रही है, लेकिन जब वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है बच्चे, डिस्प्लेसमेंट पे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इतने कॉलिजन के बाद भी नो डाउट जा अभी तक यहीं पे पहुंचा है, सो यहां से यहां तक क्या कवर किया, डिस्प्लेसमेंट। क्या कवर किया, डिस्प्लेसमेंट। तो एक बार जस्ट समझने के लिए मैं ये सब करा रहा हूं, डेरिवेशन का इससे बहुत लेना देना नहीं है, कि इनिशियली इलेक्ट्रॉन चला बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी, जाके हाँ एक्सेलरेट किया बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड,
इस वाली वैल्यू से क्या हुआ, एक्सेलरेट किया, और एक्सेलरेट करने के बाद जाके कोलाइड किया। कोलाइड करने के बाद फिर से जरूरी नहीं है कि वो इसी डायरेक्शन में जाए, वो इधर उधर जा सकता है, लेकिन ओवरऑल जो इफेक्ट दिखता है बच्चे, ओवरऑल इफेक्ट ऐसा दिखता है कि वो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे शिफ्ट करके ना आगे आगे प्रोसीड कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है। सो भले ही कोलाइड हो बार बार, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉज से, नेट फोर्स के कॉज से ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर दिखेगा बच्चे, अपोजिट टू द फील्ड, और ऐसे मूव करते 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 वो ऐसे मूव करना स्टार्ट करेगा। तो क्या हुआ, ध्यान से सुनना। इनिशियली उसके पास जो स्पीड है वो थर्मल स्पीड, और बाद में एक्सेलरेट कराया किसने, फील्ड ने। तो जो फाइनल स्पीड आती है ना इलेक्ट्रॉन के पास, उसी स्पीड को बोलते हैं जनरली ड्रिफ्ट स्पीड। एग्जैक्टली डायरेक्शन के साथ देखते हैं तो जिस स्पीड के साथ ये आगे बढ़ रहा है, इधर जाने का नहीं, इधर जाने का, इधर जाने का, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जिस स्पीड से वो आगे बढ़ रहा है, दैट स्पीड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पीड। जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन घसक रहा है, मतलब थोड़ा 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 घसकते जा रहा है, घसकते जा रहा है, घसकते जा रहा है, उसी स्पीड को क्या बोलते हैं बच्चा, ड्रिफ्ट स्पीड। और वो ड्रिफ्ट स्पीड इलेक्ट्रॉन की कांस्टेंट हम एज्यूम कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करते जाएगा ना, तो वो कांस्टेंट स्पीड रहेगा। कांस्टेंट क्यों, बिकॉज सुनना ध्यान से, जैसे इलेक्ट्रॉन निकला तो उसकी स्पीड कितनी थी अराउंड, याद करो 10⁵ to 10⁶ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जैसे ड्रॉन से कोलाइड होगा, कॉलिजन होगा, कॉलिजन के बाद उसकी स्पीड कम होगी कि ज्यादा होगी, आंसर है फिर से कम हो गई, मतलब ऑलमोस्ट जीरो के आसपास हो गई। फिर से स्टार्ट हुआ, फिर से थर्मल एनर्जी उसके पास, फिर से भागना स्टार्ट हुआ, फिर से कॉलिजन हुआ, उसकी स्पीड फिर से कम हुई, फिर से भागना स्टार्ट हुआ, फिर से कॉलिजन हुआ, फिर से उसकी स्पीड कम हुई। तो हमने एक नेट एवरेज स्पीड देखा, और वो एवरेज स्पीड इलेक्ट्रॉन की कांस्टेंट मान लेते हैं। वो इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज स्पीड हम क्या ले लेते हैं बच्चे, कांस्टेंट मान लेते हैं। फिर से चला कौन से स्पीड से, फिर से चला कौन से स्पीड से, सो थर्मल स्पीड से। थर्मल एनर्जी एक और से थर्मल स्पीड है, और जब कोलाइड हुआ उस टाइम में उसकी स्पीड जो हुई वो कम हो गई। तो बढ़ा, कम हुआ, फिर से बढ़ा, फिर से कम हुआ। तो हम ओवरऑल जो स्पीड ले लेते हैं वो कांस्टेंट स्पीड ले लेते हैं, और उसी स्पीड को बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। पर्टिकुलर एक डायरेक्शन के फॉर्म में रहता है, इसीलिए हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको बोलते हैं। तो फाइनली ओवरऑल हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन कभी भी सीधा नहीं चलता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड दो भी और नहीं दो तो भी वो कोलाइड हो के ही जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड देने से फायदा क्या है कि वो नेट जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो माइनस से प्लस के टुवर्ड्स ही हो रहा है, मतलब जाएगा माइनस से प्लस ही, बट कॉलिजन होते होते जाएगा। ठीक है, कॉलिजन होते होते जाएगा, और जिस कांस्टेंट स्पीड से जाएगा, द कांस्टेंट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच it moves inside the conductor from negative to positive terminal या from low potential to high potential is called drift velocity, is called drift velocity। याद रहेगा बच्चे। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एग्जैक्टली करना क्या है, सो वहां पे दो स्पीड आ जाती है, इनिशियली थर्मल स्पीड और बाद वाली कॉलिजन के बाद स्पीड, और जो बाद की स्पीड कॉलिजन के टाइम की जो स्पीड होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चे, जो एक कांस्टेंट वैल्यू दिखती है उसी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डायरेक्शन की बात करते हैं इसीलिए क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर से ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी है जिससे कोई भी इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू द फील्ड, अपोजिट टू द फील्ड मतलब लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, मूव करता है इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर। क्वेश्चन है डेराइव कैसे करेंगे, तो अब आते हैं डेरिवेशन पे बच्चे। ठीक है, ये समझने के लिए था तुम्हारे कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे हो रहा है। मूवमेंट कॉलिजन हो के हो रहा है, लेकिन नेट मूवमेंट आगे ही हो रहा है, जिस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हो रहा है उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, सो अब थोड़ा सा एक्सेलरेशन के बारे में पता चल गया, अब इसको थोड़ा अच्छे से और डिफाइन करते हैं। ठीक है, सो मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चे, होप कि इसको लिख चुके होंगे। अब डेरिवेशन वाला पार्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है, डेरिवेशन वाला पार्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है, और यही डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है। ये सब आपके समझने के लिए था, थोड़ा अच्छा फील होने के लिए था।
अच्छा इस पे आते हैं बच्चे, एक्सेलरेशन पता चल गया। अब देखना, लेट डेरिवेशन पे आते हैं। लेट देयर आर n number of electrons present inside the conductor, सही है। their initial speed कौन सा होगा बच्चे? तो थर्मल स्पीड होगी। तो देयर इनिशियल स्पीड मतलब थर्मल स्पीड आर u1, u2, डैश डैश तो क्या ले लिया बच्चे? un। एक काम करो, थर्मल, हाँ ठीक है चलेगा। इनिशियल स्पीड क्या ले लिया बच्चे? u1, u2, डैश डैश टू un एंड इनिशियल स्पीड एंड फाइनल स्पीड v1, v2, डैश डैश टू क्या ले लिया बच्चे? vn, डैश डैश टू vn। कैसे हो रहा है ध्यान से देखना समझने के लिए। ये स्टेटमेंट वाला टर्म होगा, फिर समझने के लिए क्या है देखो, यहां पे एक पॉजिटिव आयन है, सही है, यहां पे बोलो, यहां पे एक पॉजिटिव आयन है और यहां पे इलेक्ट्रॉन है। जैसे इलेक्ट्रॉन निकला कितने स्पीड से? u1, और वो u1 की स्पीड कौन सी है बच्चे? वो उसकी थर्मल स्पीड। जैसे आके इसको कोलाइड किया, उस टाइम में उसकी स्पीड क्या ले लिया बच्चे? v1। उस टाइम में उसकी स्पीड v1, मतलब इनिशियल स्पीड u1, फाइनल स्पीड v1। बोलो जल्दी। अब यहां पे फिर से देखना, या एक काम करो, दो कॉलिजन के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो सुनो ध्यान से। जैसे कॉलिजन हुआ, कॉलिजन होने के बाद उसकी स्पीड तो ऑलमोस्ट 0 हो गई। अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन वापस जब चला यहां से इधर, तो कितने स्पीड से चलेगा? तो आंसर है वही थर्मल स्पीड u1 से। किससे चलेगा? थर्मल स्पीड u1 से, और बाद में उसकी फाइनल जो स्पीड होगी वो क्या ले लिया? v1। दो कॉलिजन के बीच का जो टाइम होता है दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। फिर से, दो कॉलिजन के बीच का मतलब ये ध्रुव, यहां से इनके बीच जो टाइम लगता है उसी को क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। मतलब यहां से निकला काफी हाई स्पीड से ध्रुव, उतने ही टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो कैसे डिफाइन करेंगे बच्चे रिलैक्सेशन टाइम को? द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन between two successive collision is called relaxation time। इनिशियल स्पीड कौन सी? थर्मल स्पीड। जैसे एक्सेलरेशन हुआ वो काफी हाई एक्सेलरेशन से भागा, आसपास के जो भी आयन होंगे उससे कोलाइड किया, सही है। कोलाइड होने के बाद स्पीड उसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कोलाइड होने के बाद स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जनरली उसी स्पीड को, जो कांस्टेंट स्पीड हमें दिखेगी, उसी को हम क्या बोलने वाले हैं? ड्रिफ्ट स्पीड। तो यहाँ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो सोचो और भी इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा? ये भी जाएगा, वहां पे किसी जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उससे, आयन रहेगा, उससे कोलाइड करेगा। कोलाइड होने के बाद लेट इनिशियल जो स्पीड ले लिया u2 और फाइनल स्पीड क्या ले लिया? v2, सही है। टाइम जो लगेगा उसको रिलैक्सेशन टाइम क्या ले लिया बच्चे? तो रिलैक्सेशन टाइम क्या ले लिया? τ2 डैश डैश टू, ऐसे ही ले सकते हैं, ठीक है। सो हमें रिलैक्सेशन टाइम पता चला, द टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। उसमें जाके स्पीड कम मतलब रिलैक्स हो जाता है, फिर भागता है, फिर कोलाइड होता है, फिर भागता है। सो जितने टाइम में रिलैक्स होता है, जितने टाइम वो फ्रीली भाग पाता है, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है बच्चे। सो कैसे निकालेंगे v1 v2? तो चेक करो, सबकी फाइनल वेलोसिटी निकालो। तो v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो v का फॉर्मूला u प्लस at। तो क्या लिखेंगे बच्चे? u1 प्लस a इंटू t1, और उस टाइम में टाइम जो है पहले फॉर्मूला लिख दो, a इंटू t1। अब ये वेलोसिटी जा रहा है तो सबके ऊपर क्या डाल दिया बच्चे? वेक्टर डाल दिया। सो इनिशियल वेलोसिटी u1 है, प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? चेक करो a ही रहने दो, बाद में उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। सो a और इंटू टाइम जो है वो क्या ले लिया बच्चे? τ1। सिमिलरली v2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो? u2 प्लस a इंटू क्या लिखेंगे? τ2। सिमिलरली डैश डैश टू vn, जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? un प्लस a इंटू क्या लिखेंगे बच्चे? τn। मतलब जो n
नंबर ऑफ पार्टिकल लिया ना, इलेक्ट्रॉन लिया, उसका रिलैक्सेशन टाइम क्या ले लिया, टाउ एन ले लिया। ठीक है, ये अलग अलग सबकी वेलोसिटी ले ली। अब क्या करना है, अभी नेट एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, क्योंकि उसी एवरेज वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसी एक इलेक्ट्रॉन का नहीं होता है, वो सारे इलेक्ट्रॉन का हम एवरेज निकाल के डिसाइड कर पाते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू आती है वो एग्जैक्टली एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन होती है। और वो कैसे निकालेंगे बच्चे, सो v1 प्लस v2 प्लस डैश डैश टू vn डिवाइडेड बाई क्या कर दिया बच्चे, n, डिवाइडेड बाई क्या कर दिया, n। ठीक है, सो अभी मैं इधर लिख रहा हूं, देखो इसके बाद क्या होगा। सो ये हमारा पता चल गया। अब इसकी वैल्यू को पुटअप करते हैं। तो जैसे वैल्यू को पुटअप करेंगे तो क्या होगा, चेक करो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू, जैसे वैल्यू पुट करेंगे v1 प्लस v2, तो चेक करो u1 u2 सब में क्या है, ये v1 v2 vn तक में u1 u2 सब में है। तो क्या लिख दिया बच्चे, देखो u1 प्लस u2 प्लस डैश डैश टू un, u1 प्लस u2 प्लस डैश डैश टू un डिवाइडेड बाई n, डिवाइडेड बाई n तो सबसे है, प्लस इसको एक साथ रख लेते हैं। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे सबका ऑलमोस्ट हम सेम ही ले रहे हैं, क्योंकि फील्ड एक ही है। तो एक्सेलरेशन ले लिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस डैश डैश टू क्या हो जाएगा बच्चे, टाउ n, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, n, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, n। ठीक है, अब ये स्पीड किसके कॉज से थी, थर्मल एनर्जी के कॉज से। और थर्मल एनर्जी के कॉज से एवरेज वेलोसिटी देख चुके हैं बच्चे, थर्मल एनर्जी के कॉज से एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, 0। ये पहले ऑलरेडी सिखा चुका हूं कि थर्मल एनर्जी के कॉज से एवरेज वेलोसिटी 0, प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल दो, क्या डालेंगे, माइनस ऑफ e इंटू ई बाई एम। ठीक है बच्चे, और इंटू ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हो गया, ये इंडिविजुअल रिलैक्सेशन टाइम था। और देखो टाउ1 प्लस टाउ2 डैश डैश टू टाउ1 डिवाइड बाई n, ये क्या हो गया, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्या हो गया बच्चे, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, विजय को दे दो। सो अभी क्या करना है, चेक करो, ये जो 0 हो गया, सो vd इक्वल टू माइनस ऑफ e बाई m इंटू टाउ एवरेज। ये हो गया बच्चा आपका फाइनल डेरिवेशन। माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से उल्टा हो रहा है। वही वो क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस। अगर इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड की बात कर लेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी दिखेगी बच्चे, e बाई m इंटू टाउ एवरेज। एंड व्हाट इज टाउ एवरेज, सो टाउ एवरेज इज कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, एक और था बच्चे, केटीजी में हम देख रहे थे, मीन फ्री पाथ में देखे थे कि जितना ये यहां से यहां तक फ्रीली मूव करता है ना, उसको फ्री पाथ बोलते हैं। तो यहां से यहां तक जो मूव कर पाया जितना डिस्टेंस, उसको λ1 ले लिया फ्री पाथ, ये ले लिया λ2 डैश डैश टू क्या ले लेंगे, λn। सो मीन फ्री पाथ हम जब निकालते हैं ना इस इलेक्ट्रॉन का, मीन फ्री पाथ जनरली ये पूछते नहीं है बट आपको ध्यान रखना है, मीन फ्री पाथ जो निकालते हैं लैम्डा एवरेज मतलब मीन, तो वो λ1 प्लस λ2 प्लस डैश डैश टू क्या दिखता है बच्चे, λn डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, n, डिवाइडेड बाई n। दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन। किसी को यहां तक डाउट है बच्चे, देखो तो जल्दी देखो एक बार फटाफट। सो बच्चा ये अपना हो गया। अब देखो इसी का एक दूसरा फॉर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी का देख लो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक और फॉर्म क्या होगा, सो हमने लिखा है vd इक्वल टू ई टाउ बाई एम। जनरली टाउ ही लिखते हैं बट टाउ वो एवरेज होता है, आपको ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है। सो हमें पता है ना वेद, याद करो कंडक्टर के इनसाइड अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, फिक्स था, यूनिफॉर्म था, तो उस टाइम में वेद यूज कर सकते हैं v इक्वल टू ई इंटू डी, ठीक है। अभी जो कंडक्टर मैंने बनाया था ऐसा, अरे ऐसा ही कंडक्टर था, उसका लेंथ ले लेते हैं l, लेंथ क्या ले लेते हैं बच्चे l, और ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर ये v है तो इनके बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस v,
तो उस टाइम में E इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चे, V/L। अगर इस कंडक्टर का लेंथ L है तो उस टाइम में E को क्या लिख सकते हैं, V/L। तो आंसर क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक दूसरा फॉर्म आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू E इंटू V टाउ बाई L इंटू M। यहाँ पे E क्या है, इलेक्ट्रॉन है, V पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन कंडक्टर, टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड M इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो होप कि यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगी। अब फटाफट एक और टॉपिक देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी ये डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट था, कई बार बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, समझाने के लिए, थोड़ा थोड़ा फील दिलाने के लिए इतना मैं खींचा, नहीं तो 4-5 लाइन में भी किया जा सकता था। अब आते हैं इलेक्ट्रिक करंट पे। क्वेश्चन है क्यों करंट को डिफाइन कर रहे हैं जब पहले से कर चुके हैं, तो आंसर है कर रहे हैं क्योंकि हमें जरूरत है। याद करो मैंने स्टार्टिंग में जो पहला दिन सिखाया था तो नेट वेलोसिटी 0 होने से करंट की वैल्यू 0 कर दिया था, तो कुछ बताया था, बाद में मैं सिखाऊंगा कि वेलोसिटी पे डिपेंड करता है करंट। ठीक है बच्चे, अभी इतना पता चला कि किसी भी कंडक्टर में, अब आते हैं यहाँ पे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सही है। सो मैं बोल रहा था कि किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन भागता है, जिस एवरेज स्पीड से भागता है उसी एवरेज स्पीड को क्या बोलते हैं बच्चे, उसी एवरेज स्पीड को बोलते हैं हम, एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसी एवरेज वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हमने एक कंडक्टर लिया, मतलब कंसीडर, पहले लिखते हैं, ठीक है, ये ऐसा अच्छा नहीं दिख रहा है। कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A। ठीक है, सो एक कंडक्टर बच्चे हम लेते हैं, इस कंडक्टर में एरिया जो है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं, इसको A ले लेते हैं, और इसका लेंथ ले लिया बच्चे L। अब ये सिलिंड्रिकल शेप है तो इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, क्या होगा, कुछ ना कुछ बच्चे इसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, नाउ ध्यान से सुनना, अभी क्या कर रहा हूं, हमें कितना इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इस पूरे वॉल्यूम में, कितना इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन तो हो गई, कंडक्टर है तो कितना इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के वॉल्यूम में प्रेजेंट है, इसको डिफाइन करने के लिए एक टर्म सिखाया गया बच्चा, नंबर डेंसिटी। याद करो, था केटीजी में नंबर डेंसिटी था, यहां पे नंबर डेंसिटी ऑफ किसका देखने वाले हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर इस वॉल्यूम में है। अब डेंसिटी है तो डिवाइडेड बाय आइदर लेंथ, एरिया या वॉल्यूम में होगा। ये 3D में है, किसकी डेंसिटी देख रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो क्या लिखेंगे बच्चे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड नंबर डेंसिटी, इज कॉल्ड नंबर डेंसिटी। सो आपको ध्यान रखना है, नंबर डेंसिटी को हम स्मॉल n से डिनोट करेंगे, नंबर डेंसिटी को हम स्मॉल n से डिनोट करेंगे और उसको लिख सकते हैं n इक्वल टू कैपिटल N अपॉन V। सो स्मॉल n नंबर डेंसिटी रहेगा इलेक्ट्रॉन का, कैपिटल N नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, और V क्या रहेगा बच्चा, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर रहेगा। सो ये नंबर डेंसिटी ध्यान रखना है कि नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। सो इस पूरे लेंथ में भी निकाल सकते हैं, बट हमारे एनसीईआरटी में ना छोटे में निकाल के दिखाया है, तो हम क्या करते हैं, देखो पूरा वॉल्यूम ना लेके हम ये इत्तू सा वॉल्यूम लेते हैं, ये जो है ना, यहां से देखो ध्यान से, ये एक्चुअली थोड़ा बड़ा बनाया है मैंने, ये वॉल्यूम लेते हैं यहां से यहां तक, ये वॉल्यूम ऑफ एक कंडक्टर लिया यहां से लेके यहां तक, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ध्यान से देखना, क्रॉस सेक्शनल एरिया अभी भी क्या रहेगा, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है अभी भी A है, या इसको जान दो ऐसे मत दिखाता, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया अभी भी A है, और इसका लेंथ जो है ना वो ले लिया dl। ध्यान से सुनना,
इसमें जो ये जो छोटा सा वॉल्यूम लिया है, एरिया तो यही है, जो लेंथ छोटा सा लिया है उसके कॉज से जो लेंथ यहाँ पे दिखेगा वो कितना ले लिया, dl। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो पहले से ए दिखा दिया, अब यहां से इलेक्ट्रॉन भागेंगे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जब इधर लगाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी मान के चलना है कि इधर दिया है, तो इलेक्ट्रॉन जो भागेगा किधर भागेगा, इस साइड भागेगा। तो किसी भी dt टाइम में, मतलब यहां से यहां तक आने का जो टाइम ले लेते हैं ना, वो टाइम ले लेते हैं बच्चे dt। यहां से यहां तक आने में जो टाइम लेते हैं वो dt। तो dt टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन इस वॉल्यूम में मिलेंगे, dt टाइम में यहां से जब चलेंगे तो यहां तक आने में पूरे के पूरे वॉल्यूम में दिखेंगे। देखना ध्यान से, यहां से 100 इलेक्ट्रॉन चले, dt टाइम में यहीं पे रहेंगे ना, मतलब पूरे वॉल्यूम के अंदर आ गए। तो इस dt टाइम में जब लेंथ dl है तो उसका वॉल्यूम कितना ले सकते हैं, dv। अगर v वॉल्यूम में नंबर n है और नंबर डेंसिटी तो कांस्टेंट ही रहेगा, n/v। हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना, हमें निकालना है करंट। क्या निकालना है बच्चे, करंट। करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। अगर हमने चार्ज निकाल लिया इस वॉल्यूम में कितना है, क्या निकाल लिया, चार्ज इस छोटे से वॉल्यूम में कितना है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, करंट। और चार्ज कैसे निकलेगा, n × e। याद करो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इक्वल टू क्या होता है, n × e। सो कितना नंबर इस वॉल्यूम में प्रेजेंट है, इस वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर वो निकाल लिया तो हम चार्ज भी निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं बच्चे, हम निकाल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वॉल्यूम dv, इन वॉल्यूम dv। मतलब इस छोटे से वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है उस टाइम में वो देख लेते। पूरे कंडक्टर में भी देख सकते थे, हम छोटे से कंडक्टर में, मतलब कंडक्टर का छोटा सा क्रॉस पार्ट ले लिया जिसका लेंथ dl है और एरिया तो यही है, तो उसका वॉल्यूम dv देखा। तो क्या करेंगे बच्चे, नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्मॉल n × v। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो देखो n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, स्मॉल n × v लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। सो स्मॉल n तो नंबर डेंसिटी वो तो फिक्स है, इनटू हमारा वॉल्यूम छोटा है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चे, dv। ध्यान से सुनना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर निकाल रहे हैं, तो नंबर का फॉर्मूला है स्मॉल n × v है। छोटे से वॉल्यूम में, इस छोटे से वॉल्यूम में कितना हो जाएगा, तो dv वॉल्यूम। n तो कांस्टेंट है, dv को क्या लिख सकते हैं, तो एरिया इंटू लेंथ। एरिया कितना है इसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया a है और लेंथ कितना है, dl। सो a इंटू क्या लिख दिया बच्चे, dl, a इंटू dl। अब dl लेंथ में, dl जो लेंथ है, डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पता है, स्पीड इंटू टाइम। सो n इंटू a, और dl को क्या लिख सकते हैं, vd इंटू dt। जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक dl लेंथ कवर किए होंगे, किस स्पीड से कवर किए होंगे, किस वेलोसिटी से, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से यहां तक आए होंगे। तो स्पीड की वेलोसिटी क्या ले लिया, vd, और कितने टाइम में पहुंचे, तो dt में। तो ये निकल गया टोटल नंबर ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन। तो हम चार्ज भी निकाल सकते हैं कि टोटल चार्ज इसमें कितना है, एक इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो, अरे Q इक्वल टू n। तो अब क्या लिखते हैं बच्चे, टोटल चार्ज प्रेजेंट इन वॉल्यूम dv। अब ये टोटल चार्ज का नाम क्या दे देते हैं बच्चे, dq ले लेते हैं, क्योंकि पूरा कंडक्टर तो लिया नहीं, जो छोटा सा पार्ट लिया है उसमें टोटल चार्ज कितना ले लेते हैं, dq। सो q इक्वल टू n इंटू e। तो बताओ नंबर कितना है, चेक करो। जो नंबर हमने निकाला, ये टोटल नंबर का नाम दे देते हैं n। ये n की वैल्यू थी बच्चे, n की वैल्यू हमारे उतने वॉल्यूम के लिए इतनी आ गई, तो क्या लिखेंगे, dq की जगह n और इंटू e, एक इलेक्ट्रॉन। तो पता चला dq की वैल्यू कितनी आ गई, टोटल नंबर हमने देखा इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना है, तो n इंटू a इंटू vd इंटू dt।
और एक इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या निकल गया बच्चे? चार्ज। इसको ले लो इक्वेशन फर्स्ट। हमें पता है कि एज इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू क्या होता है बच्चे? dq अपॉन dt। सो dq की वैल्यू है m इंटू ई इंटू ए इंटू वी डी इंटू डी टी अपॉन डी टी। तो चेक करो dt dt कैंसल। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I? सो I इज इक्वल टू n e a v d। सॉरी नीचे में कुछ नहीं, dt dt कैंसल हो गया। सो ये फॉर्मूला किसका हो गया? करंट का। करंट इक्वल टू एन ई ए वी डी। इट मीन्स एन जो है ये करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? देखो, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, ई फॉर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वी डी क्या है बच्चे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वी डी क्या है? ध्यान से देखो, वी डी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी करंट का दूसरा, इसको याद कैसे करना है? देखो बच्चे, इसको बोलते हैं नी आवड़े। नी आवड़े, आवड़े जो है वीडी को हम आवड़े पढ़ रहे हैं। सो एनी नी आवड़े, इस ऐसे भी याद रख सकते हैं। बाकी एनी ए वीडी तुमको याद हो जाएगा। बहुत सारे लोग इसको वीना के फॉर्म में भी याद रखते हैं, VENA वीना। नी आवड़े भी याद रख सकते हो या वीना भी याद रख सकते हो, ठीक है। करंट का बच्चा इसमें और भी फॉर्म लिख सकते हैं, n इंटू ई इंटू ए। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें पता था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या पता था? याद करो, तो उसका मैग्नीट्यूड था E बाई m इंटू क्या था? टाउ। तो इसी I का ये भी एक फॉर्म हो सकता है, n इंटू ई स्क्वायर, a इंटू ई टाउ बटे क्या लिख सकते हैं? m। एक और फॉर्म लिख सकते हैं बच्चे, ये एक फॉर्म करंट का हो गया। और फॉर्म क्या लिख सकते हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं? तो वेद वाला फॉर्मूला हमने यूज किया था, E इक्वल टू V बाई एल। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, तो n इंटू ई स्क्वायर a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? V इंटू टाउ अपॉन m इंटू एल। सो ये करंट के अलग अलग फॉर्म है, और इसी से ये ओम्स लॉ को मैं रिलेट करूंगा। ध्यान से सुनना, इसी को ओम्स लॉ से रिलेट किया जा सकता है। ये करंट का फॉर्मूला यहाँ तक हो गया, इसी से ओम्स लॉ को आगे मैं रिलेट करूंगा। n कांस्टेंट दिखा दिया जाएगा, E कांस्टेंट, A कांस्टेंट, टाउ कांस्टेंट, m कांस्टेंट और L कांस्टेंट। तो देखो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या दिखेगा? V। तो इसके अबाउट में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अच्छे से। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। स्टिल इस वीडियो को देखने के बाद कुछ भी लगे कि डाउट है तो तुम लोग एक बार मैसेज कर सकते हो या कॉल करके बता सकते हो। मैंने ट्राई किया है छोटे छोटे चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, बट स्टिल कुछ छूट गया हो तो एक बार बताना, उसको वापस से करेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चे, चलो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।